नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो दिल्ली आबकारी कांड से निजात मिल गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष पहला तो ये है कि आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत महसूस हुई है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि केंद्र सरकार जिस ढंग से सीबीआई का दुरुपयोग करती है, तो सीबीआई को तमाचा पड़ा है। केंद्र सरकार को भी शर्मिंदगी इसकी उठानी पड़ेगी। तीसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि केजरीवाल अब खुले तौर पर बीजेपी पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी के एक तरह से दुष्चक्र षड्यंत्र, जैसा उन्होंने खुद कहा, ये उन्हीं के शब्द हैं, कि वो शिकार हुए और 156 दिन उनको जेल में बेवजह बिताने पड़े। 500 से ज्यादा दिन, 530 दिन मनीष सिसोदिया को जेल में बिताने पड़े। पार्टी बदनाम हुई, सरकार बदनाम हुई, चुनाव हार गई, दिल्ली उनके हाथ से जाता रहा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी इसका असर दिखा। लोकसभा चुनाव की 7 सीटों पर भी इसका असर दिखाई दिया। तो पॉलिटिकली अरविंद केजरीवाल का दायरा आबकारी कांड के बाद और दिल्ली हारने के बाद मोटे तौर पर पंजाब तक सीमित हो गया था। कहाँ वो गोवा में चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे, और पिछले 8-10 महीने में तो शायद ही उन्होंने पंजाब के बाहर कहीं कदम रखा हो और किसी राज्य में कोई भाषण देने भी गए हो। अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को इसका क्या लाभ मिलेगा? वैसे देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अजय माकन ने आरोप लगाए थे, अजय माकन कांग्रेस के जयचंद हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस ऐसी नहीं है। राहुल गांधी की बात अरविंद केजरीवाल को याद होगी, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में जेल में थे और उनको समर्थन की जरूरत थी, तब राहुल गांधी ने आगे बढ़कर लोकसभा में एक भाषण के दौरान बाकायदा अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और कहा था कि एक बेकसूर मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने जबरन तिहाड़ जेल में बंद करके रखा हुआ है और सीबीआई जैसी, ईडी जैसी जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। अब केजरीवाल क्या राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते दिखाई देंगे? संजय सिंह राहुल गांधी के साथ बहुत दिखते हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं। 9 मार्च को जब सदन लोकसभा का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा और ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जैसा अभी तक कहा जा रहा है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल के सदस्यों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन नैतिक समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि केजरीवाल ने सीबीआई को हरा दिया है। सीबीआई को हराने का मतलब है अमित शाह को बैकफुट पर धकेल दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धकेल दिया है, तो वो नए सिरे से अपनी एक सियासी इबारत लिखने की स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में ममता हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, वो लोग भी सीबीआई का आतंक झेल रहे हैं, इनको भी थोड़ी सी राहत महसूस होगी या थोड़ा आत्मविश्वास इनका बढ़ेगा। ये मोटे तौर पर कुछ निष्कर्ष हैं। कुछ और निष्कर्ष हैं जो बड़े खास हैं कि अब क्या होना चाहिए। एक 2 सवाल फेंक रहा हूं आपके सामने। मैं फेंक रहा हूं से मतलब फेंक नहीं रहा, पेश कर रहा हूं कि अब जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दिया कि आबकारी कांड तो कोई कांड था ही नहीं, ये तो प्रशासनिक एक निर्णय था, जब कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई के पास मूलभूत सबूत भी नहीं थे, जब सीबीआई ने गलत मुकदमा एक तरह से गढ़ा और सीबीआई की चार्जशीट को स्वीकार करने तक से कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है कि पहले आप किसी को आरोपी बनाओ, फिर उसको माफ कर दो, फिर उसको गवाह बना दो, और वो जो भी बयान दे उसको तोड़ मोड़ कर, जोड़ तोड़ करके अपने जो भी आधे अधूरे, सच्चे झूठे जितने भी सबूत हैं उनके साथ नत्थी करके कोर्ट में ले आओ आरोप पत्र के रूप में, तो ये नहीं चलेगा।
तो इस टिप्पणी के बाद क्या दिल्ली में जो बीजेपी चुनाव जीती वो क्या फर्जीवाड़े से एक तरह से चुनाव जीती? क्या दिल्ली में बीजेपी को पता नहीं था कि सीबीआई जो केस बना रही है उसमें दम नहीं है, फिर भी सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को उस बहाने से जेल में लगातार रखा गया, मल्टीपल चार्जशीट दाखिल की गई कि इसमें जमानत मिल जाए तो इसमें नहीं मिले, इसमें मिल जाए तो इसमें नहीं मिले। तो क्या अब नैतिकता ये नहीं कहती कि दिल्ली सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली में नए विधानसभा के चुनाव होने चाहिए? अब जब कोर्ट ये कहता है कि उस सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए जिसने जांच में इतने लोचे पैदा किए, गंभीर चूक इन्वेस्टिगेशन में रही, तो ये सीधा सीधा जवाबदेही क्या गृह मंत्रालय की नहीं बनती जिसके तहत सीबीआई आती है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। फेयर ट्रायल मीन्स फेयर प्रोब, ये कहा। आपराधिक षड्यंत्र नहीं है आबकारी कांड, आपराधिक इरादा नहीं था, एक नीतिगत फैसला था, एक प्रशासनिक निर्णय था, कोई सबूत नहीं है सीबीआई के पास अपने आरोपों को पुष्ट करने में। बेसिक थ्रेशोल्ड जो ट्रायल को प्रोसीड करने के लिए जरूरी होता है, यानी मुकदमा चलाने के जो आधारभूत सिद्धांत होते हैं वो तक सीबीआई के पास मौजूद नहीं थे। कोर्ट कहता है कि गंभीर आरोप लगाते हो आप, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं दे पाते। पर्याप्त सबूत भी देने पड़ेंगे अगर आरोप गंभीर हैं। इन्फ्रेंस या नैरेटिव से काम नहीं चलेगा। मटीरियल एविडेंस कहाँ है? कोर्ट ने कहा मटीरियल एविडेंस यानी कोई दस्तावेज, कोई मनी ट्रेल, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई दूसरी तरह के पेन ड्राइव, कोई लैपटॉप से कुछ मिला हो, कुछ मोबाइल से फोन मिला हो। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताया था, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि षड्यंत्र तो कुछ हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की पहली चार्जशीट, दूसरी चार्जशीट, तीसरी चार्जशीट, इनमें केजरीवाल का नाम तक नहीं था और चौथी चार्जशीट में अचानक वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हो गए थे, लेकिन सबूत वही के वही थे। ये भी दलील दी गई कोर्ट में कि मल्टीपल चार्जशीट में सीबीआई पुराने सबूतों को ही ऊपर नीचे, पेज नंबर 2 को पेज नंबर 4, पेज नंबर 6 को पेज नंबर 1, पैराग्राफ 1 को पैराग्राफ 4 को 5 करा के वही के वही चीजें फिर कोर्ट के सामने रख देती थी। ये आरोप भी गंभीर किस्म के लगाए गए हैं। तो फिर बड़ा सवाल चलते चलते, सीबीआई का दुरुपयोग क्या अब कुछ शालीनता के साथ होगा?